नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए डिविडेंड क्या है। इफ़ एंटिटी डिक्लेयर्स डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट but before approval of financial statements by board, then such dividend is not recognized as liability at balance sheet date because no obligation exists at that time। मतलब कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी, कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी दो बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है। एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। तो कोई लोग इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं करते हैं, बट कुछ लोग करते हैं। तो हम बात करते हैं डिविडेंड्स की जो डिक्लेयर की जा रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। यानी बैलेंस शीट डेट के बाद अगर आपने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से पहले, ठीक है, तो वो डिविडेंड को हम लायबिलिटी नहीं घोषित करेंगे, क्योंकि वो एक नो, उसकी ऑब्लिगेशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती दैट टाइम, क्योंकि हमें पता नहीं कि कंपनी डिविडेंड बांटती है कि नहीं बांटती, उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, हमें कोई कंडीशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता था बैलेंस शीट डेट पर। तो सिर्फ इसका डिस्क्लोजर जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भाई हम इतना डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है। लेट से अगर 10 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड हमेशा पर शेयर पे डिक्लेयर होता है। लेट से कंपनी डिक्लेयर कर सकती है 2 रुपये पर शेयर, 3 रुपये पर शेयर, 4 रुपये पर शेयर। तो वो डिविडेंड हर कंपनी डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी कि वो कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो आपको एज अ लाइबिलिटी उसको नहीं दिखाना, यानी डिविडेंड पेबल की तरह नहीं दिखाना है। वो लाइबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पर, कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो सिर्फ डिस्क्लोजर जाएगा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये तो होगी डिविडेंड की बात। सेकंड बात करते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न आपको पता है भाई, कंपनी क्या है, कोई भी कंपनी या बिजनेस रन करती है तो हमेशा गोइंग कंसर्न के एजम्पशन पर रन करती है। हमें पता है कि फंडामेंटल एजम्पशन है गोइंग कंसर्न कि अगर बिजनेस आप चला रहे हो तो आप ये लेकर चलते हो कि आप इसको कंटिन्यू करोगे फॉरजेबल फ्यूचर तक, मतलब निकट भविष्य तक इसको हमेशा आप कंटिन्यू करोगे। बिजनेस बंद करने की आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होगी आगे, आप बिजनेस को हमेशा गोइंग कंसर्न बेसिस पर चलाओगे, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे गोइंग कंसर्न पर खतरा हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। एग्जांपल मैं बात करूं, अगर आपकी फैक्ट्री में आग लगी, अगर आप फैक्ट्री से बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, या कुछ भी आप काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, या असेंबलिंग का ही काम कर रहे हो, तो अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो फैक्ट्री में आग लगने की वजह से आपका लेट से 60-70% आपकी पूरी फैक्ट्री जल गई है, ठीक है। तो अब उस फैक्ट्री के जलने की वजह से आपका सारा बिजनेस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग उस फैक्ट्री की वजह से ही था, बट फैक्ट्री में आग लगने की वजह से क्या हुआ, आपका बिजनेस बंद होने की कगार पर आने वाला है। तो आपको एक तरह से एक इम्पैक्ट लग रहा है कि भाई मेरा बिजनेस कल को बंद ना हो जाए, क्योंकि मेरी फैक्ट्री आधे से जल चुकी है, और इसका इंश्योरेंस का जो ये जली है जिस वजह से जो भी है, इंश्योरेंस कवर भी नहीं था मेरे पास, ऐसा कुछ भी मेरे पास रीज़न नहीं है कि मैं बिज़नेस को आगे चला पाऊँ। तो कहीं ना कहीं मेरे गोइंग कंसर्न पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। तो इफ़ देर इज़ अ साइन ऑफ एंटिटी लिक्विडेटिंग द बिजनेस, कि बिजनेस को वो बंद करना चाह रही है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि बैलेंस शीट डेट के बाद मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा 70-80% जो है सारा का सारा स्टॉक जल गया है, फैक्ट्री जल गई है, तो अब बिजनेस रन करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं लिक्विडेट करना चाहता हूँ बैलेंस शीट डेट को। ये साइन मुझे पता चल गया है बैलेंस शीट डेट पर कि भाई बैलेंस शीट डेट के बाद जो है मुझे ये लग रहा है कि बिज़नेस को मैं बंद कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे गोइंग कंसर्न पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस पर। तो अब क्या करना है, आपको ये बिज़नेस आप बंद कर दोगे, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड, यानी बोर्ड के अप्रूव होने से पहले, ठीक है। आपको ये साइन आ गया, आपको ये खतरा आ गया कि कंपनी जो है बैलेंस शीट डेट के बाद बिजनेस को लिक्विडेट कर सकती है, या आपको खतरा है और आपको इसका एक इंडिकेशन आ चुका है। तो आप क्या करना पड़ेगा कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। उसको वो नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाने चाहिए, ठीक है। कि आप कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नॉन गोइंग कंसर्न पर बेसिस पे बनाए, कि जिससे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को पता चल जाए कि कंपनी ने नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया, यानी कंपनी आगे फ्यूचर में बिजनेस बंद करने वाली है। तो इससे क्या होगा, ट्रू एंड फेयर पिक्चर कंपनी की नज़र आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये दो केसेस थे जो मैंने बात करे, एक डिविडेंड का जो हमने पढ़ लिया, और दूसरा गोइंग कंसर्न का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जिससे हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर। सबसे पहले एग्जांपल है भाई, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल पढ़े उनके आप लाइव एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे कि केस है, एक केस है जो चल रहा है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और जीएसटी डिपार्टमेंट के बीच, ऑन क्लेमिंग सम एग्जाम्शन इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई एग्जाम्शन क्लेम करना था उनको जीएसटी के ऊपर, ठीक है। कि भाई जीएसटी के डिपार्टमेंट के साथ कुछ एक केस चल रहा है, ठीक है, कोई लिटिगेशन का मैटर है जो एबीसी लिमिटेड और जीएसटी डिपार्टमेंट के बीच चल रहा है कि भाई ये एग्जाम्शन हम क्लेम करना चाहते हैं। तो वो एक एग्रीमेंट, एक लिटिगेशन का मैटर चल रहा है डिपार्टमेंट और एबीसी लिमिटेड के बीच में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, ठीक है। अब वो फाइनेंशियल 22-23 में उसका केस चल रहा है, पर जो ऑर्डर है वो कब आया है, वो 15 अप्रैल 2023 को आया है। कि मतलब जो ऑर्डर आया है 15 अप्रैल 23 को आया, जो भी ट्रिब्यूनल है
जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल होगी, जो जहाँ पर भी एक लिटिगेशन का मैटर चल रहा था, अपील में चल रहा था या रिवीजन में चल रहा था, जिसमें भी चल रहा था, उसका ऑर्डर जो है वो आया 15 अप्रैल 2023 को, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और जो ऑर्डर है उसमें कंपनी के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिससे कंपनी को जो है एडिशनल टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट बन गई है उस ऑर्डर की वजह से। और हमें एग्जाम्पल में, हमें क्वेश्चन में बताया है, हमें एग्जाम्पल में बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 15 मई को अप्रूव हुए हैं। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि 31 मार्च रिपोर्टिंग पीरियड हो गया, 15 मई अप्रूवल डेट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बोर्ड के द्वारा, और 15 अप्रैल को हमारे पास ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर कब आया? 15 अप्रैल को, यानी इन दोनों के बीच में आया है। तो ये एक तरह से हमारा इंड AS 10 में कवर हो जाएगा। अब मुझे पता करना है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो भाई देखो, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, ये हमें पता है। तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट तो है। अब देखो, इसकी कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है रिपोर्टिंग पीरियड पर, यानी कोर्ट केस हमारा ऑलरेडी चल रहा था। कोर्ट केस हमारा ऑलरेडी फाइनेंशियल 22-23 में चल रहा था कि भाई ये एग्जाम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑलरेडी हमारे पास इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। ऑर्डर कब आया? 15 अप्रैल 2023 को आया, पर ऑब्वियसली 31 मार्च यानी रिपोर्टिंग पीरियड पर उसकी कंडीशन एग्जिस्ट तो करती थी, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा था। तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग इवेंट है और कंपनी को एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जो भी पे करनी है उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, यानी एडजस्टिंग दिखाना पड़ेगा और एडिशनल लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22-23 में। ठीक है, ऑर्डर 15 अप्रैल को आया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22-23 में उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा और एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पेबल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल पढ़ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है भाई, XYZ लिमिटेड हैज़ मेड अ जनरल प्रोविजन। हम हमेशा बैड डेट के अगेंस्ट कुछ प्रोविजन बनाते हैं, बैड डेट का प्रोविजन फॉर बैड डेट, कि भाई अगर हमारे टोटल प्रोविजन है तो 5% हम एक जनरल प्रोविजन बना के चलते हैं कि 5% तो हमारे डेटर डूब ही जाएंगे। हमें पता है कि हम सारी सेल क्रेडिट में करते हैं, बट 5% हम एक प्रोविजन बना के चलते हैं कि 5% हो सकता है एक डेटर हमारे जो है बैड डेट हो जाए, तो वो एक जनरल प्रोविजन बनता है। तो प्रोविजन हम एक प्रूडेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे बना रहे हैं। ठीक है, फरवरी 23 में क्या हुआ, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले। ठीक है, फरवरी 23 में क्या हुआ, लेट्स से ये 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है, तो फरवरी 23 में हमें पता चला कि जो एक डेटर था हमारा 2 लाख रुपए का, वो हैवी लॉसेस सफ़र कर रहा है, क्योंकि उसके वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया। जहाँ पर वो जिस भी स्टेट में बिलोंग करता है, जहाँ पर भी बिलोंग करता है, थोड़ा अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आने की वजह से उसका थोड़ा लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो अब हमें खतरा लग रहा है कि यार ये बंदा जो है हमारा डेटर 2 लाख का है, क्या पता ये हमारे पैसे रीपे ना कर पाए, क्योंकि हमें पता चल गया फरवरी 23 में उसके वहाँ अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से लॉस आने लग गया उसको, उसकी वजह से बहुत लॉसेस होने लग गए, लॉस हो गया उसको अर्थक्वेक से, जो कि उसके इंश्योरेंस पॉलिसी में भी कवर नहीं था। ठीक है, तो अब 2 लाख रुपए हमें रिसीवेबल है इस डेटर से। हमने जनरल प्रोविजन 5% का बनाया था पहले से ही, बट फरवरी 23 को मुझे पता चला कि मेरे 2 लाख का डेटर है जिसके वहाँ अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से उसका काफ़ी लॉस हो गया, और वो लॉस उसका इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर भी नहीं था। तो हमने क्या किया, XYZ लिमिटेड ने क्या किया, उस डेटर के अगेंस्ट 50% का प्रोविजन बनानी है। यानी हमने मान लिया कि भाई इसका तो अर्थक्वेक की वजह से लॉस आ गया, तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है 50% तो पैसा नहीं दे पाएगा, यानी 1 लाख तो रुपये का तो ये बैड डेट ही हो जाएगा। तो ये मैंने मान के चल लिया। ठीक है, 1 लाख रुपये तो मेरा डूब जाएगा। तो मैंने 50%, जो 5% जनरल था, 5% जनरल की को हटा के मैंने इस पर्टिकुलर डेटर पर 50% का प्रोविजन बना लिया कि 50% का प्रोविजन बना लिया, 1 लाख रुपये डूब सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे फरवरी 23 को ही पता चल गया कि इसके, मुझे लग रहे हैं इस पर इंडिकेशन लग रहा है कि ये बंदा डूब सकता है, ये मेरे 50% ही पैसे दे, पूरे पैसे ना दे। ठीक है, और बाकी जो डेटर्स थे उन पर मैंने 5% का जनरल प्रोविजन बनाया रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर। ठीक है, अप्रैल 23 में डेटर जो है, जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही हुआ, तो जो है वो बैंकरप्ट हो गया अप्रैल 23 में। ठीक है, हम लेके चलेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल है वो अप्रैल 23 के बाद ही हुआ है। ठीक है, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन ही है कि अगर अर्थक्वेक 31 मार्च के बाद हुआ होता, तो XYZ लिमिटेड ने कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनाया 50% का, क्योंकि 31 मार्च के बाद उसको पता चली बात, क्योंकि अर्थक्वेक 31 मार्च के बाद हुआ है, फरवरी 23 में नहीं हुआ, 31 मार्च के बाद हुआ। ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, उसने जो है 50% का प्रोविजन नहीं बनाया, सिर्फ 5% का बनाया सभी डेटर पे, तब क्या होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखो, 28 फरवरी को अर्थक्वेक आया, रिपोर्टिंग पीरियड है 31 मार्च। ठीक है, 30 अप्रैल को डेटर बिकम बैंकरप्ट, और 31 मई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए। ये हमने एजम्पशन ले ली कि 31 मई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए। तो ये हमारे एडजस्टिंग इवेंट हो गए, ये हमारा इंड AS 10 में कवर हो गया पूरा, जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं इस बीच में, यानी 30 अप्रैल को बैंकरप्ट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, कंपनी ने 50% का प्रोविजन तो बनाया था डेटर के अगेंस्ट,
तो क्यों बनाया था? क्योंकि उसको पता था कि भाई 28 फरवरी को अर्थक्वेक आया, तो क्या पता ये मेरा 1 लाख रुपये ही दे पाए। बट 30 अप्रैल को मुझे पता चला कि कंपनी तो ये बंदा तो पूरा ही पूरा बैड डेट हो गया, पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो गया, तो ये मेरे पूरे पैसे डूब गए इसमें। यानी 1 लाख तो मैंने बनाया था प्रोविज़न, बट बैलेंस जो 1 लाख है अब वो भी डूब गए हैं। ठीक है, और 5% मैंने रिमेनिंग पे बनाया था। तो हमें पता चल गया भाई अर्थक्वेक है वो 30 अप्रैल से पहले हुआ है, 31 मार्च से पहले हुआ है, और बैंक करप्सी 30 अप्रैल को हुई है। तो भाई इट मीन्स कि जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करते थे रिपोर्टिंग डेट पर, रिपोर्टिंग डेट पर ही कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। तभी तो मैंने 50% का प्रोविजन बनाया था, क्योंकि मुझे 28 फरवरी को पता चल गया कि बंदे का अर्थक्वेक आया है, तो मैंने कहा सोचा 50% तो पैसा डूब ही जाएगा, तो ऑलरेडी मैंने इसका 50% का प्रोविजन बना लिया। तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि ये बैंक करप्ट हो सकता है, तो इसलिए एक तरह से एडजस्टिंग इवेंट है। तो हमें इसका पूरा का पूरा जो 2 लाख रुपीज़ है वो एज अ लॉस दिखाना पड़ेगा, पूरा का पूरा बैड डेट दिखाना पड़ेगा 2 लाख रुपए का। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए बैड डेट दिखाने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। ठीक है। सेकंड, कि अगर ये अर्थक्वेक 31 मार्च के बाद हुआ होता, अगर 31 मार्च यानी 30 अप्रैल को हुआ होता, तो उस केस में क्या होता? तो अगर उस केस में हुआ था तो देखो भाई 31 मार्च के बाद हुआ है, तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि भाई अर्थक्वेक होना एक अननेचुरल चीज़ है, उसकी कोई कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती थी कि अभी ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद ही वो अर्थक्वेक हुआ है। अर्थक्वेक जब 31 मार्च के बाद हुआ है तो रिपोर्टिंग पीरियड पे ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कि बंदा बैंकक्रप्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग पीरियड पे। तो इस केस में ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका हमें कोई इंपैक्ट नहीं लेना है। द अमाउंट ऑफ बैड डेट इज़ मटीरियल, बट अगर अमाउंट बैड डेट का बहुत मटीरियल है, जो मटीरियल इंपैक्ट कर सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो उस केस में सिंपली आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जैसे मैंने एग्जांपल्स में भी बताया था। नेचर इवेंट बताओ, और जितना भी आपको अमाउंट पता है कि भाई इतना इंपैक्ट कर सकता है उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बता दो। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कंपनी ने एक नई न्यू मशीन परचेज की है, जो फाइनली इंस्टॉल की उसने रेडी टू यूज़ की 15 मार्च 2023 को। ठीक है, बट कंपनी ने क्या किया, कुछ इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग सर्विसेज भी दी हैं। ठीक है, उसको उस न्यू मशीन को इंस्टॉल करने में कुछ ट्रेनिंग, उसको कैसे चलाना है क्या नहीं करना है वो उसकी सर्विस भी दी है। तो ऑब्वियसली वो भी एक तरह से न्यू मशीन को के रिलेटेड ही है। तो मशीन में ये जो खर्चा है इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग का, उसकी कॉस्ट में ये कैपिटलाइज होगा, सिंपल सी बात है। बट उसका जो बिल है वो अभी हमारे पास नहीं आया है। बिल सप्लायर ने हमें फाइनली 10 अप्रैल को दिया, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दे दिया। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग की कॉस्ट है न्यू मशीन की, वो इंटीग्रल पार्ट है कॉस्ट ऑफ असेट का। तो भाई जो असेट मैंने परचेज़ किया है उसका इंस्टॉलेशन, उसको चलाने की जो ट्रेनिंग है, वो भी उस असेट की कॉस्ट का पार्ट ही तो बनेगा, जैसा इंडिया 16 हमें कहता है। ठीक है, तो वो भी उसमें कैपिटलाइज होगा। ठीक है, पर बिल जो है हमें 10 अप्रैल को आए हैं, तो जो ऑब्वियसली बात है, हमने असेट 15 मार्च को ख़रीद लिया, इंस्टॉल करवा लिया, बट उसकी ट्रेनिंग हमें कब मिली है? आगे हमें उसकी ट्रेनिंग मिल गई बाद में, इंस्टॉलेशन उसका हो गया, ट्रेनिंग होगी, पर उसका बिल हमें 10 अप्रैल को मिला है। तो ये भी इंटीग्रल पार्ट है किसका? पीपी की कॉस्ट का, तो ये कैपिटलाइज होगा। तो 10 अप्रैल को हुआ है, बेशक से ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, बट ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि इसकी कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पर, क्योंकि हमने 15 मार्च को ही असेट जो है परचेज कर लिया था। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है ट्रेनिंग का, वो कंसीडर होगा इन कैपिटलाइजेशन इन फाइनेंशियल 22-23 में। तो 22-23 में होगा ये कैपिटलाइजेशन इसका। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं एक स्पेशल एग्जांपल की, जो है लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। कई बार कंपनी कुछ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट लेती है, ये एक्सेप्शन में फॉल करता है। ये एक्सेप्शन इन पैरा 3 ऑफ इंडेस 10। इंडेस 10 में जो पैरा 3 है उसकी एक्सेप्शन है ये। ठीक है, जो एडजस्टिंग इवेंट होने के बाद भी एक तरह से इसको हम, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि एक्सेप्शन में फॉल करता है। अब ये है क्या लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट? ये कहता है अगर कोई ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन होता है लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट का, कोई लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट है, कंपनी ने लेट से कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, बैंक लोन लिया है, और उसमें मटेरियल ब्रीच होता है, ये एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर ऑन और बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड होने से पहले अगर कोई मटेरियल ब्रीच होता है, तो ये जो लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म थी, तो ये इमीडिएटली ये डिमांड्स हो जाएगी, पेबल ऑन डिमांड हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, मतलब करंट लायबिलिटीज़ में इसको हम शो करें, मतलब करंट लायबिलिटी में शो कर देंगे। ठीक है, अगर कोई मटेरियल ब्रीच हो गया ऑन और बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो उस केस में जो नॉन करंट लायबिलिटी है ये करंट लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड ऑन पेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है तो, ठीक है, तो ये उसी समय करंट लायबिलिटी में बन जाएगी। बट अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो गया लेंडर के द्वारा जिसने हमें लोन दिया है कि अगर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस दिन अप्रूव हुए हैं उसके बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट हो गया लेंडर के द्वारा कि भाई
अगर आपका मटेरियल ब्रीच हो गया है, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर दीजिए इस ब्रीच को, तो ये डिमांड जो है आपकी ये ऑन पेबल नहीं रहेगी, इसको हम नॉन करंट ही ट्रीट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये ब्रीच की वजह से, ये ब्रीच आप ठीक कर दो इस बीच में, ये जो भी आपने ब्रीच किया है इसको आप ठीक कर दो, तो ये आपकी जो ये डिमांड है, ये जो आपकी लोन है, ये आपका नॉन करंट ही रहेगा, ये ऑन पे डिमांड पेबल नहीं रहेगा, मतलब करंट लायबिलिटी में शिफ्ट नहीं होगा। ऐसा कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इस केस में इवन इफ नो कंडीशन एग्जिस्ट ऑन रिपोर्टिंग डेट, ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करते थे रिपोर्टिंग डेट पे, क्योंकि लेंडर का जो एग्रीमेंट है वो रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ है, तो ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती रिपोर्टिंग डेट पे एग्रीमेंट की, जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये फिर भी जो है एडजस्टिंग इवेंट की कैटेगरी में ही आएगा, और इसको हम क्लासीफाई करेंगे नॉन करंट एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। तो फिर भी हम इसको नॉन करंट ही ट्रीट करेंगे, करंट नहीं ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा। बेसिक से इसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है रिपोर्टिंग डेट में, क्योंकि एग्रीमेंट हमारा रिपोर्टिंग पीरियड के बाद एंटर हुआ है लेंडर के बीच में। ठीक है, ये हमारा बाद है, तो इस केस में कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर भी ये एडजस्टिंग इवेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसको जो है हम एक तरह से नॉन करंट ही ट्रीट करेंगे, करंट ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ एक्सेप्शन है पैरा 3 ऑफ इंड एस 10 की। तो ये हमारा पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इंड एस 10 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंड एस 10 हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।